स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। इसमें विश्व जनसंख्या में वितरण, घनत्व और वृद्धि था। तो हम लोग पिछले टॉपिक में जनसंख्या के बारे में पढ़े थे, विश्व जनसंख्या के प्रारूप में। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जैसे कि कल हमने कहा था कि प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो बहुत ही लंबे हैं, उन्हें डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। तो इनका हम नाम लिख देते हैं। पहला है भौगोलिक कारक, 1 नंबर में। दूसरा है हमारा आर्थिक कारक। तीसरा है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो पहला है हमारा भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो पहला में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग ये दोनों हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी पहला हम लोग पढ़ेंगे। पहला को 4 पार्ट में बांटा गया है, तो उन चारों पार्टों का भी नाम लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि चारों के बारे में मैंने लिख दी है। जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु और चौथा है मृदाएं। तो भू जल की उपलब्धता में आ जाती है जो जल हमारे पीने में, कपड़े धोने, उद्योगों का संचालन करने, फसलों और पशुओं के लिए जो होता है, जो फसलों में सिंचाई की जाती है, भोजन बनाने, नहाने आदि के कामों में उपलब्ध होती है। यह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ये किताबी लैंग्वेज नहीं, इसको जल्दी से समझने के लिए खुद की लैंग्वेज में अगर आप लोग याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर दूसरा है भू आकृति। भू आकृति में बहुत सी आकृति की ज़मीनें रहती हैं। कुछ खाले में रहती है, कुछ ऊंची ज़मीनें रहती है, कुछ ढाल में रहती है, कुछ थोड़ी टेढ़ी हुई रहती है। तो भू आकृति के अनुसार लोग कोई उसमें खेती करते हैं, कोई सड़कें बनवाते हैं, कोई अपना भवन बनवाते हैं यानी घर बनवाते हैं, और भी फैक्ट्री वगैरह ये सब बनता है भू आकृति में। वो समतल होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। विश्व की सर्वाधिक संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है, जबकि हिमालय गंगा का मैदान, जो कि विश्व की सर्वाधिक संघनन जनसंख्या वालों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी जो विरल बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी गंगा का मैदान ज़्यादा बड़ा माना जाता है। फिर जलवायु है। जलवायु में आ जाता है कि मानव अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल विषम में रह सकते हैं। जलवायु मानव के बसाव के लिए असुविधाजनक भी होती है। जो जहाँ की जलवायु होती, कहीं की जलवायु मानव के लिए सुविधाजनक रहती है, कहीं की जलवायु मानव के लिए असुविधाजनक रहती है, जिसके कारण मानव को बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है।
भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास का आरंभिक कालों में से बसे हुए हैं, जो कि जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, मानव इंसान, वो लोग जलवायु की सुविधा अच्छी होने के कारण ही अभी तक लोग इतने सारे जीवित हैं। नहीं तो असुविधाजनक रहती तो बहुत ही कम और कुपोषित मानव बसे रहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मृदा के बारे में। तो मृदा फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसमें क्योंकि फसल जो होती है वो मिट्टी पर ही आधारित होती है कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं है। दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि के आधार पर बन सकती है। यानी कृषि के लिए ये बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, दोमट मिट्टी। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वाला, ये हमारा भौगोलिक कारक के जो चारों थे उस चारों के बारे में मैंने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे दूसरा, जो पहला हम लोगों ने जान लिया भौगोलिक कारक। अब दूसरा हम लोग जानेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक के कारक के अंदर भी दो पार्ट हैं। पहला है खनिज, दूसरा है नगरीकरण। तो खनिज क्षेत्रों के युक्त क्षेत्र उद्योग की आकृष्ट करते हैं, यानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खनिज खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करते हैं। जो खनन और औद्योगिक गतिविधियां हैं वो रोजगार को उत्पन्न करती हैं और रोजगार को बढ़ावा देती हैं। कुशल एवं अर्धकुशल कमी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां जनसंख्या का संघनन बना देते हैं। यानी कि वहाँ पर अगर जहाँ पर लोगों का संख्या अच्छी हो तो खनिज खनन जो भी है उसकी जो आगे बढ़ने की जो प्रविधि रहेगी वो ज़्यादा बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ेगी। और वहीं जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ पर धीरे और बहुत ही कम होगी। इसका उदाहरण एक है, आपको एक दे देती हूँ, अफ्रीकी की कटंगा और जाम्बिया तांबा की पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण रहेगा। नगरीकरण, अब हम लोग दूसरा आ जाते हैं। खनिज खत्म हो गया, अब हम लोग नगरीकरण में आ जाते हैं। तो नगरीकरण जो है वो नगर रोजगार को बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधा तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करता है। जो कि नगरीकरण है वो सभी जितने भी नगर में कार्य होते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुविधाजनक नगरीकरण मतलब एक बहुत ही अच्छा कारक है आर्थिक कारक के लिए, जिसमें सभी आ जाते हैं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और फिर आने जाने की जो सुविधा रहती है वो सब बहुत ही अच्छी रहती हैं। अच्छी नागरिक सुविधा तथा नगरीय जीवन में आकर्षण लोगों को अच्छी सुविधा देती है। इससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हुए और नगर के आकार बढ़ जाते हैं, जिसमें नगर प्रतिवर्ष बढ़ती जनसंख्या पर निरंतर आकर्षित होती रहती है। जो बड़ी जो जनसंख्या रहती है उसमें लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं और जो उनकी सुविधाएं जो पूर्ण की जाती है, जहाँ लोगों का चिकित्सा अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, परिवहन अच्छे हो, यानी आने जाने की सड़कें अच्छी हो, रोजगार जिनके पास सबके पास है, वो नगर बहुत ही सुखी संपन्न रहेगा। इसमें एक और मैंने छोड़ दिया था, उसका भी लिख देती हूँ, वो है औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण में आ जाते हैं हम लोग। औद्योगिकरण
पेटियां रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित भी करती हैं। जो औद्योगिकरण है उसमें लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में इनकी औद्योगिक की ओर आते हैं। केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं। जापान के कोबे ओसाका प्रदेश में अनेक औद्योगिक उपस्थिति कारण संगठन बसा हुआ है। ये जो औद्योगिकरण है इसमें लोग इसलिए ज़्यादातर आते हैं क्योंकि इसमें दुकानदार जो हैं, जो कि आजकल लोकल दुकानदार जो हमारे अगल बगल रहते हैं, जिन्हें हम किराने की दुकान भी कहते हैं, वो चाहे डॉक्टर हो जाए या फिर आने जाने की जगह पर पेट्रोल पंप वगैरह होते, ये सब, फिर बैंक कर्मी, ये सब इसमें औद्योगिकरण में आ जाते हैं। अब ये हमारा ये भी ख़त्म हो गया औद्योगिकरण भी। अब हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट और लास्ट इसका जनसंख्या व्यवहारिक कारक के बारे में जानने के लिए लास्ट हम लोग जानेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तीसरा है हमारा सामाजिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में इसमें ज़्यादातर धर्म से माना जाता है और समाज से जोड़ा जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक बात जब आ जाए इसमें सीधे हमारे धर्म पर जाता है और समाज के लोगों के बारे में जाता है। इसमें धार्मिक कुछ स्थानों पर धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करती है। जो संस्कृति जो हमारा है वो धार्मिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक में राजनीतिक अशांति होती है, ठीक इसकी विपरीत होती है। जो सामाजिक होती है, सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारों लोग केवल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है और जो लोग हैं इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। सामाजिक में राजनीतिक जो कारक रहते हैं, राजनीतिक जो नेता लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा बड़ी जनसंख्या लोग रहती है वहीं पर जाने के लिए प्रोत्साहन करती है। और जो सामाजिक सांस्कृतिक है वहाँ पर लोग संस्कृति अपनाते हैं, उसकी ओर जो ज़्यादातर सकारात्मक लोग रहते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वेद पुराण भी ये सब पढ़ते हैं। ये सब सांस्कृतिक में हमारा आ गया। सामाजिक में लोगों के बारे में जानना और राजनीतिक नेताओं के बारे में जानना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जनसंख्या वृद्धि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।